16 साल की सास। काजल की सास रमा बहुत ज्यादा बड़बोली थी। पोता पोती होने के बाद भी रमा अपने आप को दादी मानने को तैयार नहीं थी। जब भी रमा कहीं आती जाती तो ऐसे तैयार होती मानो कोई 16 साल की लड़की हो। पीठ पीछे तो सब हंसते थे पर मुंह पर झूठी तारीफ करते थे। वैसे कुछ भी कहो रमा, तुम आज भी सुंदरता में पूरे मोहल्ले की लड़कियों को फेल करती हो। बिल्कुल सही कहा शीला तूने। रमा, हम तो अब बूढ़ी दिखाई देती हैं, पर तुम्हारे काले बाल, ये मेकअप तुम्हारी उम्र को छिपा देते हैं। सहेलियों की बात सुनकर रमा ऐसे शर्मा जाती थी जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। अरे थैंक यू। वैसे इस बार मैंने भूरा रंग करवाना था बालों में, पर सैलून वाले ने गलती से काला रंग कर दिया। अच्छा मैं चलती हूँ। रमा के जाते ही दोनों पड़ोसन हंस पड़ी। धीरे धीरे अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर रमा में घमंड आने लगा। अब वो खुद को और भी जवान और कम उम्र की समझने लगी। दादी आइसक्रीम खानी है। दादी सुनो। अरे कौन दादी? किसकी दादी? ये आपका पोता है आंटी। नहीं लग रहा ना, लगेगा भी कैसे, मैं कहीं से भी दादी लगती हूँ? देखो नहीं ना, तभी तो तुम्हें बोल रही थी मुझे आंटी मत बोलो। मैं तो लगभग तुम्हारी उम्र की हूँ। एक सेकंड में जरा अपने पोते को आइसक्रीम लेकर दे दूँ, फिर तुमसे आगे जिम की बात करती हूँ। मुझे बताना हाँ कौन से जिम जाती हो, मैं कल से ही आ जाऊंगी। रमा अपने पोते को आइसक्रीम खरीद कर देने लगी और वो लड़की वहाँ से 9-2-11 हो गई। अरे लड़की कहाँ गई? मैं तो उससे जिम का पता पूछ रही थी। अगले दिन से रमा ने जिम जाना शुरू कर दिया। अब तो रमा का घमंड और भी बढ़ गया। बहू मेरा जूस बनाए क्या? जी माँ जी, ये रहा आपका जूस। माँ जी जिम में थकावट तो नहीं हुई ना? थकावट क्यों होगी, मैं कोई बूढ़ी हो गई हूँ जो मुझे थकावट होगी? अरे मैं कितनी सुंदर और जवान लगती हूँ, तुम तो अभी से इतनी उम्र वाली लगने लगी हो बहू। अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो जाऊं तो कोई भी मुझे तुम्हारी सास नहीं कहेगा, सब कहेंगे तुम्हारी छोटी बहन लगती हूँ मैं। रमा कुछ ज्यादा नहीं हो गया ऐसा? हर बात में तुम यही कहती हो कि तुम बूढ़ी नहीं हो जवान हो। ये सब कहने की क्या जरूरत होती है? ऐसा तुम बार बार अपने आप को छोटी बताओगी तो क्या आगे सलोनी की शादी में दिक्कत नहीं आएगी? सलोनी की शादी से मेरी इस बात का क्या जोड़? जोड़ है रमा। सलोनी को देखने के लिए जब लड़के वाले आए थे, तुमने सलोनी की प्रशंसा करने की जगह अपनी प्रशंसा ज्यादा की। तुम बार बार लड़के वालों को यही कह रही थी कि तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हारी उम्र अभी सास बनने वाली नहीं है। बताओ क्या ये सब सही है? पोते पोतियों वाली हो गई हो, इस बात को स्वीकार कर लो। तुम्हारे पोते पोती तुम्हें दादी कहते हैं तो तुम्हें बुरा लगता है, मुझे सब पता है। अरे रमा, उम्र हमारे जीवन का सत्य है, जो बढ़नी ही है उसे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सत्य को अपना लो और बढ़ती उम्र के साथ समझौता कर लो। रमा ने अपने आप को शीशे में देखा तो उसे महसूस हुआ कि सचमुच अब उसकी उम्र 60 साल की हो गई है। अब रमा को अपनी बढ़ती उम्र से डर लगने लगा। एक दिन रमा बाजार गई तो काफी देर तक नहीं लौटी। काजल को चिंता होने लगी। हेलो सुधीर जी, माँ जी सुबह से घर पर नहीं है, आपको कुछ बताकर गई थी। पापा जी को भी नहीं पता कि कहाँ गई हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। कहीं किसी ब्यूटी पार्लर या जिम में तो नहीं चली गई? एक बार देख कर आती हूँ। काजल जैसे ही जाने लगती है तभी रमा आ जाती है। माँ जी आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत घबरा गई थी। अरे घबराने वाली क्या बात है, काम से गई थी। मैं कोई बूढ़ी थोड़ी हूँ जो लंगड़ा कर रास्ते पर गिर जाऊंगी। अभी मेरी हड्डियों में बहुत ताकत है। रमा कमरे में गई। उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था जिसमें कुछ लड्डू रखे थे। रमा ने उस मिठाई के डिब्बे को अलमारी में छुपा दिया। अब देखती हूँ मेरी उम्र कैसे बढ़ती है। मैं उम्र कम करने वाले ये लड्डू ले आई हूँ। अब रोज एक लड्डू खाऊंगी और फिर से जवान बन जाऊंगी। वैसे मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं तो बगीचे में घूमने गई थी, मुझे क्या पता था कि जिस तितली के पंख पेड़ की टहनी में फंसे हैं वो एक जादुई तितली। मुझे इस झाड़ी में से निकाल दो, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। मैं एक जादुई तितली हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? मैं तुमसे जो भी मांगूंगी तुम मुझे दोगी? तो ठीक है, मैं तुम्हें इस झाड़ी से निकाल दूंगी, पर बदले में तुम मुझे कुछ ऐसा दोगी जिससे मेरी उम्र कम हो जाए, मैं जवान हो जाऊँ। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ठीक है, भरोसे पर तुम्हें आजाद कर रही हूँ। रमा ने तितली को झाड़ियों से बाहर निकाल दिया। तितली हवा में उड़ने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। अब मैं शर्त के अनुसार तुम्हें ये जादुई लड्डू दे रही हूँ, जिन्हें रोज खाने से तुम्हारी उम्र कम होती चली जाएगी। तुम बूढ़ी से जवान हो जाओगी। मैं तुम्हें ये लड्डू तो दे रही हूँ, पर एक सीख भी दे रही हूँ कि प्रकृति के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तुम जबरदस्ती अपनी उम्र को कम कर रही हो, कहीं ऐसा न हो ये आगे चलकर तुम्हारे लिए हानिकारक हो। अरे मेरी उम्र कम होने से हानिकारक क्या होगा? मैं तो और सुंदर लगूंगी।
तुम चुपचाप ये लड्डू दे दो मुझे। अभी तो मुझे इन लड्डुओं में अपना लाभ ही दिखाई दे रहा है, हानि कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है। वैसे ये लड्डू सच में काम करेंगे ना? हम इंसान नहीं है जो भरोसा तोड़ दे, हम पशु पक्षी कभी भरोसा नहीं तोड़ते। वैसे कभी भी दोबारा जिंदगी में मेरी मदद की जरूरत हो तो इसी बगीचे में आ जाना। वहाँ पेड़ के ऊपर मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं अब इस बगीचे को छोड़कर कहीं नहीं जाती। ज्यादा उड़ नहीं पाती ना, इसलिए जमीन पर रहना पसंद है। रमा लड्डू की तरफ देखते हुए सुबह की बात अभी सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक लालच पैदा हो गया। रोजाना एक लड्डू की जगह अगर मैं एक बार में ही ज्यादा लड्डू खा जाऊं तो मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। आज कम से कम 16 लड्डू खा लेती हूँ, फिर मैं 16 साल की हो जाऊंगी। फिर धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ेगी, मैं कितनी ही जवान दिखूंगी। हाय, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। लालच में आकर रमा ने उसी समय 16 लड्डू खा लिए। देखते ही देखते रमा 16 साल की लड़की में बदल गई। तभी काजल वहाँ आ गई। ए लड़की, कौन हो तुम और यहाँ माँ जी के कमरे में क्या कर रही हो? अरे बहू, मैं हूँ तुम्हारी सास। अब 16 साल की हो गई हो। क्या आप 16 साल की? ये सब कैसे हुआ? हाँ, शक्ल तो बिल्कुल आपसे मिलती जुलती है, पर आप तो बूढ़े थे, इतनी जल्दी जवान कैसे हो गए? ये सब इन जादुई लड्डुओं का कमाल है। मैं तुम्हें आराम से बताऊंगी। पहले ये बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ? तुम्हारी सास 16 साल की होकर सुंदर लग रही है ना? अब देखना, मोहल्ले में सारी पड़ोसन मुझे ही देखेंगी। मैं बहुत सुंदर लगने वाली हूँ। अब रोजाना के एंटी एजिंग फेशियल और बालों में कलर से भी छुटकारा मिल गया। बस मैं अभी आती हूँ दोनों पड़ोसन से मिलकर। काजल चौंक कर अपनी सास को देखती रही। उसे बहुत अजीब लग रहा था, इतनी छोटी 16 साल की सास को देखकर। काजल तो कमरे से बाहर आ गई, पर रमा लड्डू का डिब्बा अलमारी में रखना भूल गई थी। रमा घर से बाहर जाने ही लगी थी कि तभी सलोनी ने गलती से लड्डू खा लिए। अरे वाह लड्डू, लगता है माँ लाई होंगी। लड्डू देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, 2-4 मैं भी खा लेती हूँ। सलोनी ने जैसे ही लड्डू खाए वो 60 साल की बूढ़ी बन गई। सलोनी रोने लगी। माँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी करने की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। माँ जी, कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से होती है, पर उसे सुधारा जा सकता है। आपको दोबारा उस तितली के पास जाना चाहिए। आप बता रही है ना वो तितली वहीं बगीचे में है, उसके पास कोई न कोई उपाय जरूर होगा। मैं आपके साथ चलती हूँ। भाभी, भाभी प्लीज सब कुछ ठीक कर देना। रमा की आंखों में आंसू थे। रमा ने अपनी गलती के लिए तितली से माफी मांगी और तितली को भी रमा पर दया आ गई। उसने रमा को 2 लड्डू दिए, जिसमें से एक लड्डू रमा ने खाया और एक सलोनी ने, और फिर से पहले जैसा हो गया। रमा वापस अपनी उम्र में आ गई और सलोनी वापस अपनी उम्र में। पर इस गलती से एक सीख रमा को मिल गई, प्रकृति के नियम को बदला नहीं जा सकता। यदि कोई जवान है तो वो बूढ़ा जरूर होगा, और यही जीवन का सत्य है। इसलिए प्रकृति के नियम को अपनाने में ही समझदार। राहुल और प्रीति आज एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे। प्रीति राहुल का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद राहुल आया। सॉरी प्रीति, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो मम्मी से बात कर रहा था, उन्हें कुछ दवाइयाँ मंगवानी थी। क्या हुआ मम्मी जी को? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मम्मी तो ठीक है, वो बस उनकी बीपी और थायराइड की दवाई चलती रहती है। अच्छा सुनो, मम्मी मना कर रही है, रोके में वो नहीं आएंगी। क्या? मम्मी जी रोके में नहीं आएंगी? ऐसा कैसे हो सकता है राहुल? हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। हमारा रोका होगा और मम्मी जी नहीं होंगी तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लाओ मेरी मम्मी जी से फोन पर बात कराओ, मैं उनसे बात करती हूँ। देख लो कोशिश करके, वैसे मुझे लगता नहीं कि मम्मी मानेंगी। हेलो मम्मी, ये प्रीति आपसे बात करना चाहती है। हेलो, नमस्ते मम्मी जी। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैंने तो आपको मम्मी भी बोल दिया है, पर आपने मुझे शायद अपनी बहू नहीं माना, इसीलिए तो आप मुझसे मिलने नहीं आ रहे हो। आपने तो सिर्फ मेरी फोटो देखी है, रियल में तो मैंने आपको नहीं देखा और आपने मुझे नहीं देखा। मम्मी जी, मुझे राहुल कह रहे हैं कि आप आ ही नहीं रहे हो। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझे देखने नहीं आ रहे हो ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रीति। वो क्या है ना, मुझे शर्म आती है। मैं ना बहुत भारी भरकम हूँ, कहीं कोई मेरा मोटापा देखकर मजाक ना उड़ाए, इसलिए मैं बहुत कम बाहर आती जाती हूँ। शरीर भारी है ना, ज्यादा चला भी नहीं जाता। प्रीति अपनी होने वाली सास की सारी बातें सुन रही थी। मम्मी जी, व्यक्ति का मन सुंदर होना चाहिए, और जहाँ तक मैं जानती हूँ आप तन और मन दोनों से बहुत सुंदर हो। मैं आपका वेट करूंगी, प्लीज आप जरूर आना। प्रीति की सास बहुत मोटी थी। कारण था थायराइड और बीपी की बीमारी, जिसकी वजह से शरीर हद में भारी हो गया था। कुछ दिनों बाद प्रीति का रोका था। सब लोग बहुत तैयारी कर रहे थे। राहुल ने प्रीति को कुछ ऐसा बताया था, इसके हिसाब से प्रीति को अपनी सास के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने थे।
मम्मी, वॉशरूम में से वॉशिंग मशीन बाहर रखनी होगी और थोड़ा स्पेस बनाना होगा वॉशरूम में। राहुल बता रहे थे मम्मी जी को वॉशरूम जाने में दिक्कत ना हो क्योंकि हमारा बाथरूम छोटा है, हमें उनके हिसाब से जगह बनानी होगी। और पापा, ये वाला सोफा तो छोटा रहेगा, एक काम करते हैं यहाँ पर सोफा कम बेड रख देते हैं, उसकी चौड़ाई ज्यादा है। प्रीति, अभी तक तो तूने अपनी सास को देखा तक नहीं है। तेरी और राहुल की लव मैरिज हो रही है, इसलिए हमने भी तेरी सास को नहीं देखा। वो तो आज सब आ रहे हैं तो हम पहली बार मिलेंगे, पर क्या सच में तेरी सास बहुत भारी भरकम है क्या? हाँ मम्मी, राहुल ने बताया था कि मम्मी जी का वेट 120 किलो है। वो उन्हें बीमारियां लग गई हैं और अब उसके बाद से वो बैठी ही रहती हैं, कोई काम नहीं करती, इसलिए उनका वजन और बढ़ रहा है। अब अभी तो मैंने उनको कुछ नहीं कह सकती ना, बाद में देखती हूँ, क्या पता वजन कम हो जाए। तभी कहते हैं शरीर का चलते फिरते रहना सही होता है, ज्यादा बैठने से बीमारियां शरीर में घर कर लेती हैं। पर ये बड़े घर के लोग ना काम वालियों के भरोसे सारे काम छोड़ देते हैं, खुद से एक गिलास पानी कभी उठाकर नहीं पीते। अरे उर्मिला, थोड़ा धीरे बोलो, अचानक आ गए तो अच्छा नहीं लगेगा। जानकी बहन, अभी कुछ देर पहले मैंने उर्मिला को समझाया, अब तुम शुरू हो गई। और प्रीति की होने वाली सास है वो, थोड़ा तो कम बोलो, इस बात को यहीं खत्म करो। मैं नाश्ते का सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम लोग ड्राइंग रूम सेट कर लो। सब लोग प्रीति की सास के आने का इंतजार करने लगे। शाम के समय प्रीति की गली के बाहर एक कार आकर रुकी। राहुल के पापा और राहुल गाड़ी से बाहर निकले। पापा, प्रीति की गली पतली है, कोई नहीं, आराम से धीरे धीरे सुधा निकल जाएगी। क्यों सुधा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, दिक्कत तो नहीं होगी, पर थोड़ा धीरे धीरे चलूंगी। गली के साइड में नालियां है ना, डर लगता है। आप टेंशन मत लो मम्मी, मैं हाथ पकड़ लूंगा। राहुल की मम्मी गाड़ी से बाहर निकली। सचमुच उनका शरीर बहुत भारी था, हद से ज्यादा पेट निकला हुआ, शरीर भारी भरकम, मानो शरीर ने चलना ही छोड़ दिया हो। तभी कहता हूँ सुधा, थोड़ा बहुत चला करो। तुम हो कि एक जगह पर बैठ जाती हो, सारे काम तुम नौकर नौकरानियों से करवाती हो, तभी तो शरीर खराब हो गया। मैं इसीलिए नहीं आ रही थी, वो तो प्रीति ने मुझे जोर दिया, इसलिए मैं घर से निकल आई। मुझे पता था मैं थोड़ा सा भी घर से बाहर निकलने की कोशिश करूंगी और मुझे परेशानी होगी तो तुम मुझे ताने दोगे। पापा मम्मी प्लीज यहाँ मत झगड़ा करो, आज मेरा रोका है, आज के दिन तो मत बहस करो। आइए आइए भाई साहब, नमस्ते बहन जी। नमस्ते बेटा राहुल, जीते रहो, खुश रहो। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हमारी गली थोड़ी छोटी है। नहीं नहीं, गली छोटी है तो क्या हुआ, आप लोगों का दिल तो बड़ा है ना। ये भी आपने खूब कही भाई साहब। आइए, बस वो सामने ही घर है। प्रीति के पापा उन्हें घर ले गए। दरवाजे पर प्रीति की मम्मी और बुआ खड़ी हुई थी। प्रीति के घर का दरवाजा भी थोड़ा छोटा था और दरवाजे पर चौखट की सीढ़ियां भी ऊंची थी। भारी शरीर के साथ प्रीति की सास बहुत मुश्किल से चौखट की सीढ़ियां तो चढ़ गई, पर घर के दरवाजे के अंदर घुसने में उन्हें बहुत तकलीफ हुई। खैर, बड़ी मुश्किल से वो घर के अंदर पहुंची। प्रीति की सास को बहुत झिझक हो रही थी, बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। सब लोग अंदर पहुंचे तो सबने उन्हें बिठाया। राहुल ने प्रीति को मैसेज में बताया कि उसकी मम्मी थोड़ी परेशान हो रही है। प्रीति सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। प्रीति, जा अपनी सास के पास जाकर बैठ। जी बुआ जी। बुआ जी, वो चाय जो मैंने एक कप अलग रखी है वो कम चीनी की है। कम? पर हम लोग तो बहुत मीठी चाय पीते हैं। बुआ जी, ये चाय आंटी जी के लिए है। आंटी जी घर पर कम चीनी की चाय पीती हैं, मुझे राहुल जी ने बताया था। थैंक यू बेटा। हाँ, शरीर भारी है, इस वजह से मैं चीनी कम लेती हूँ। मेरी वजह से सबको बहुत परेशानी हो रही है, भाई साहब को, भाभी जी को और तुम्हें भी। नहीं नहीं बहन जी, कैसी बातें कर रहे हो, आज इन बच्चों के लिए बड़ा दिन है, आपका आना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी जी, आपके आने से हमें क्यों परेशानी होगी, आप इतने अच्छे तो हो। अगर अच्छी हो तो मम्मी क्यों नहीं बोल रही, आंटी क्यों बोला? भाई वाह, अब तो तुम्हारी सास ने ओके कह दिया, चलो फिर तो रोके की रस्म शुरू करते हैं। राहुल मैसेज में प्रीति को थैंक यू लिखता है क्योंकि प्रीति ने अपनी सास के साथ खुलकर बात की, उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया, उनके पास बैठी रही और उन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया कि उनकी वजह से किसी को असहज महसूस हो रहा है। राहुल और प्रीति के रोके की रस्म शुरू होती है। ढेर सारी खुशियों के साथ प्रीति और राहुल की शादी की डेट फाइनल हो जाती है। शादी से पहले प्रीति ने अपनी सास का खूब ख्याल रखा। अब तो सुधा भी बेझिझक प्रीति से मिलने आ जाती थी या कभी प्रीति उन्हें मार्केट में मिल जाती। मैं और शादी में लहंगा बिल्कुल नहीं प्रीति, मेरा शरीर देखो, क्या मुझ पर लहंगा अच्छा लगेगा? क्यों नहीं मम्मी जी, आप पर लहंगा बहुत अच्छा लगेगा, आखिर आपके बेटे की शादी हो रही है और लहंगा तो आपका पहनना बनता ही है। आपको पता है मम्मी भी लहंगा ही पहन रही है, क्यों मम्मी? हाँ हाँ बहन जी बिल्कुल, प्रीति ने मुझे भी जबरदस्ती लहंगा ही खरीद कर दिया है, अब तो आपको भी लहंगा ही पहनना पड़ेगा।
मम्मी जी, मेरी एक फ्रेंड ड्रेस डिजाइनर है, वो हर तरह की फिटिंग के कपड़े सिलती है। मैं उसको कहूंगी वो आपके साइज का एक बहुत सुंदर सा डिसेंट सा लहंगा सिल देगी। हमारी प्यारी मम्मी जी बहुत सुंदर लगेंगी, सबसे सुंदर। प्रीति की बातें सुनकर उसकी सास की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो प्रीति को गले लगा लेती है। इससे पहले कभी भी सुधा के लिए किसी ने इस तरह बात नहीं की। सबने सुधा के शरीर का मजाक ही उड़ाया, पर प्रीति की बातों ने सुधा को एक नई उमंग दी। खूब धूमधाम से शादी हुई। सुधा ने लहंगा पहना और सचमुच सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रीति की सास, जो भारी भरकम शरीर वाली थी, आज लहंगा पहनकर इतनी सुंदर लग रही थी कि सबने बहुत तारीफ की। शादी के बाद प्रीति जब ससुराल आई तब उसने अपनी सास की बहुत केयर करनी शुरू की। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करवाना, खान पान का पूरा ख्याल रखना, वॉक पर ले जाना और उम्र के हिसाब से डाइटिंग करवाना, थोड़े थोड़े घर के जरूरी काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। इन सब बातों से सुधा को बहुत आराम महसूस हो रहा था। वो अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करती थी और इन सब का सारा क्रेडिट सुधा ने अपनी बहू प्रीति को दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कमियां निकालने वाले तो बहुत होते हैं, पर हमारी अच्छाई देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए हमें हमेशा उन लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी अच्छाई करते हैं, ना कि बुराई।